हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी ऑफ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पर आपको बैक टू बैक मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं। और ये आपके अंतर वाले प्रश्न हैं। जी हाँ, बायोलॉजी के यहाँ पे हम लोग चैप्टर 1 से 2 तक पूरा उड़ा देंगे बायोलॉजी के महत्वपूर्ण अंतर वाले प्रश्न, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ वन शॉट में। ठीक है ना, बाकी जो बच्चे हैं डिटेल नोट्स वाले चैप्टर वो आपको मिल ही रहे हैं। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, आप जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मजा आएगा भाई भाई, मजा आएगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। और ये बात ध्यान देना, इसमें चैप्टर 1 कौन है सर हमारा? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये हो जाएगा। चैप्टर 2 हमारा क्या है? वो है मानव जनन। तो ये 1 और 2 से जो महत्वपूर्ण अंतर वाले प्रश्न आते हैं मैं वो करवा दूंगा। इसके बाहर नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सर सवाल उठता है, सर इसका पीडीएफ का, इसका पीडीएफ मिलेगा ना? कहां पर मिलेगा सर, कहां पर मिलेगा? टेलीग्राम चैनल एस के एम स्टडी पर मिलेगा। लिंक किधर मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर वहां से इसका जो पीडीएफ है डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। 1 रुपए किसी को कुछ भी नहीं देना है भाई, मैं भेज दूंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, अपना ऐप एसकेएम स्टडी जरूर जरूर डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। गूगल प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिए सर्च करके, ठीक है ना। और एक बात ध्यान देना, हर एक विषय को टाइम अपना देना है, और मैं सभी विषय आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो कुछ भी बचेगा नहीं। क्लियर है ना? चलेगा। सबसे पहला सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला अंतर, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला अंतर यहाँ पे है। और ये आप देखेंगे तो पेपर में हर साल आता है भाई, हर साल आता है। ऐसा कोई ईयर नहीं होगा जब ये पेपर में आया नहीं। क्या है? क्या है सर? प्रश्न क्या है जरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है जरा देखिएगा कि परागण एवं निषेचन में अंतर बताइए। जो परागण है ये कहां से? ये आपका चैप्टर 1 है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। निषेचन आपका चैप्टर 2 में ले सकती है, जो है आपका मानव जनन। इन दोनों चैप्टर को मिक्स करके एग्जामिनर ने बनाया प्रश्न कि परागण और निषेचन में अंतर बताइए। परागण जो होता है वो हमारा पौधों में होता है, और जो भी लैंगिक प्राणी होते हैं, एक लिंगी प्राणी होते हैं, जैसे हमारे जितने भी जानवर हो गए, हाँ, जो भी हमारे मानव होते हैं, नर और मादा हो गए, इन सभी में निषेचन होता है। दोनों में युग्मकों का संलयन होगा। जो परागण में क्या होता है, जो परागकण होते हैं वो जाते हैं वर्तिकाग्र तक। जैसे ही वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे वो क्या कहलाएगा? परागण कहलाएगा। लेकिन वो जो परागकण है जब अंडाशय तक पहुंचेगा तो उसको हम बोल सकते हैं निषेचन है। क्या है? निषेचन है। लेकिन वही जब हम लोग मानव में बात करते हैं तो शुक्राणु और अंडाणु का आपस में मिलना निषेचन कहलाता है। क्लियर हो गया कि नहीं? एक बार बोलिएगा यस सर, क्लियर हो गया कि नहीं? आपको कोई इशू होगा तो बताते जाइएगा ना, कोई दिक्कत तो बताते जाइएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे परागण में, ऐसी बोर्ड में लिखना है, पराग कोशों में बने परागकण उसी जाति के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यानी सीधा बोलेंगे कि पराग कोशों से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। निषेचन नर और मादा युग्मकों का संलयन या संयुग्मन निषेचन कहलाता है। नर और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु और शुक्राणु, नर का शुक्राणु मादा का अंडाणु आपस में संलयन करेंगे, संयुग्मन करेंगे, उसे निषेचन कहेंगे। अगला, पर परागण के लिए अनेक प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है, जैसे वायु की, जल की, कीट पतंगों की इत्यादि की। यानी कि देखिएगा, जो परागण होता है इनके 2 भाग होते हैं, एक स्वपरागण, एक पर परागण। भाई कोई पिताजी हैं, उनके 3 बच्चे हैं, छोटा बच्चा चोरी करेगा तो केस पिताजी पे होगा, है कि नहीं? तो उसी प्रकार हमारा पर परागण का कोई भी है, स्वपरागण का कोई भी अंतर है, कोई भी मुख्य बातें हैं, आप उसको लिखेंगे तो वो भी परागण में ही आएगा।
तो मतलब इसमें परागण की सारी बातें लिखनी है और यहाँ पर निषेचन की सारी बातें लिखनी है, ये बात ध्यान देना। उसके बाद यह क्रिया पहले होना आवश्यक है। कौन? परागण की क्रिया सबसे पहले होती है। क्यों? क्योंकि परागण के द्वारा ही जो पराग कण है वो वर्तिकाग्र तक पहुंचे, और जब वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे तभी तो पहुंचेगा अंडाशय के अंदर। आप जरा सोचिए, जब आप घर से बाहर निकलेंगे तभी तो स्कूल पहुंचेंगे पढ़ने के लिए, आप घर से बाहर निकलेंगे नहीं, पहुंचेंगे कैसे स्कूल में? तो उसी प्रकार हमारे जब तक परागण की क्रिया नहीं होगी तो उसमें निषेचन कैसे होगा? निषेचन होने के लिए परागण की क्रिया होना क्या है? बहुत ही जरूरी है। क्लियर है ना? ये बात ध्यान देना। निषेचन, देखिएगा निषेचन इसमें भी होता है भाई, ऐसा नहीं कि अलग अलग हो जाएगा। नर मादा हमारी युग्मक ये द्विलिंगी होता है, जो पुष्प होते हैं दोनों एक साथ ही होती है। अब जब परागण जो है वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो फिर परागनलिका के अंडाशय तथा अंत में बीजांड के अंदर प्रवेश करने के बाद यह क्रिया परागण के बिना नहीं हो सकती। मतलब कि जो निषेचन की क्रिया होती है, जब पराग कण वर्तिकाग्र तक पहुंच गए, अब उसमें अंकुरण होगा, तब वो पहुंचते हैं कहां तक? अंडाशय तक, और अंत में कहां पहुंच जाते हैं? बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और यह क्रिया तभी होगी जब परागण की क्रिया संपन्न हो जाएगी, और निषेचन में किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं होती, और यहाँ पर साधन की आवश्यकता होती है, जैसे कीट, पशु पक्षी, ये सब। क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, पेपर में आपका आता है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। क्लियर है? चलेगा। अगला लीजिए, चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। है क्या यहाँ पे? दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर है क्या यहाँ पे? जरा देखिएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है, बार बार रिपीटेड प्रश्न है, बोर्ड में आने वाला प्रश्न है। क्या है? भ्रूण कोश। क्या है बेटा यहाँ पे? क्या है यहाँ पे भैया? क्या है यहाँ पे? यहाँ पे भैया कि भ्रूण कोश क्या है? भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में अंतर बताइए। मतलब है दोनों भ्रूण ही, बट वो क्या है? भ्रूण कोश है, और दूसरा क्या है? दूजा क्या है? भ्रूण कोश है। एक भ्रूण कोश है जो पोषण प्रदान करेगा, एक भ्रूण कोश है। कोश का मतलब कोई जगह होती है, जैसे कहते नहीं वो कोषागार है। कोषागार मतलब कोई ना कोई एक जगह होती है जहां पर पैसा जमा किया जाता है, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। भ्रूण पोष मतलब, पोष का मतलब होता है पोषण प्रदान करना, जो हम 10th साइंस में जो पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर अगर पढ़ेंगे समन्वय में तो वहां पे पोषण वोषण बता रहे हैं, ठीक है ना? तो एक क्या हमारा भ्रूण कोश है, क्या है बेटा यहाँ पे? एक भ्रूण कोश है, और दूसरा क्या है? भ्रूण कोश है। तो भ्रूण कोश क्या होता है? यह एक क्रियाकारी गुरु बीजाणु से परिवर्धित होता है, मतलब गुरु बीजाणु से मिलकर बना होता है। यह आवृत बीजी पौधों का क्या होता है? मादा युग्मकोद्भिद होता है। जो भ्रूणकोश होता है, यह क्रियाकारी जब जो गुरु बीजाणु होते हैं, जब वो परिपक्व हो जाता है तो भ्रूणकोश का निर्माण होता है, और यह आवृत बीजी पौधों का क्या होता है? मादा युग्मकोद्भिद होता है, उसे भ्रूणकोश कहते हैं। और जो भ्रूणपोष होता है तो त्रिसंलयन से बने प्रायः त्रिगुणित केंद्रक से विकसित होता है। जब त्रिसंलयन की क्रिया होती है तो त्रिसंलयन की क्रिया के बाद त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण होता है, उससे विकसित होने के बाद भ्रूणपोष का क्या होता है? निर्माण होता है। अगला पॉइंट भ्रूणकोश में, यह प्रायः 8 केंद्रकों तथा कुछ जीव द्रव्य से बनी सदैव अगुणित संरचना होती है। जो कोश का निर्माण होता है, यह कैसा होता है? तो यह 8 केंद्रकों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले इसे याद कर लीजिए। तथा कुछ जीव द्रव्य, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे ये बनी एक अगुणित क्या होती है? संरचना होती है। लेकिन जो भ्रूणपोष होता है, यह अनगिनत केंद्रकों वाली संरचना होती है। भ्रूणकोश में 8 केंद्रक, भ्रूणपोष में अनगिनत केंद्रक, इसको गिन नहीं सकते, बहुत सारे केंद्रक हैं, जो प्रायः त्रिगुणित होती है। कैसी होती है? त्रिगुणित होती है, और यह प्रायः अगुणित होती है। इतना समझ में आया डिफरेंस? याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला भ्रूणकोश में, यह मादा जनन इकाई को आश्रय देने वाली संरचना होती है। मतलब कि मादा जनन को
मादा जन की जो इकाई होती, यूनिट होती है, उसको आश्रय कौन देती, जगह रहने के लिए कौन देती है, भ्रूण कोश देती है। लेकिन बेटा जो भ्रूण कोश होता है यह एक पोषक ऊतक होता है। पोषक का ऊतक मतलब होता है कि ऐसा टिश्यू जो पोषण प्रदान करे, भोजन प्रदान करे, जो भ्रूण को बनते समय तथा अंकुरण के समय पोषण प्रदान करती है। जब हमारा जो परागकण होता है, जब अंकुरित होता है, उस समय उसको पोषण कौन प्रदान करेगा, वो प्रदान करेगा हमारा भ्रूण कोश। समझ में आया क्या? सभी आवृतबीजी के कार्यकाली बीजांड में अवश्य होता है कौन भैया, भ्रूण कोश। जितने भी आवृतबीजी कार्यकारी मतलब कि वर्किंग बीजांड होते हैं उसमें हमारा भ्रूण कोश होता है। और जो भ्रूण कोश होता है इसका निर्माण निषेचन के बाद ही होता है, ऐसा नहीं कि पहले से होता है, ये पहले से ही रहेगा, बट ये जब निषेचन की क्रिया होती है उसके बाद हमारा इसका क्या होता है, बनना शुरू हो जाता है। क्लियर नहीं? एक बार कमेंट करके बताइएगा, बहुत प्यार समझा रहे हैं, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला तीसरा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, भाई तगड़ा वाला, एकदम एकदम फाड़ देंगे गुरुदेव इस बार, उनकी कसम, गुरु उनकी कसम है, इस बार पेपर को एकदम हिला देंगे, हिला देंगे चाहे जो हो जाए गुरु, हिला देंगे चाहे जो हो जाए। क्या है भैया, परिभ्रूणपोष और फल भित्ति में अंतर। परिभ्रूणपोष और फल भित्ति में क्या अंतर होता है? एक तरफ लिखेंगे बेटा परिभ्रूणपोष और दूसरी तरफ लिखेंगे फल भित्ति। एक तरफ परिभ्रूणपोष, दूसरी तरफ लिखेंगे फल भित्ति। चलिए, परिभ्रूणपोष क्या होता है, तो बीजांड काय का खाद्य पदार्थ विकसित होते हुए भ्रूण या भ्रूणपोष में एकत्रित हो जाता है। अतः यदि बीजांड काय की कुछ परत शेष रह जाती है तो उसे परिभ्रूणपोष कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, परिभ्रूणपोष कहते हैं। और फल भित्ति क्या होता है, तो यह अंडाशय के परिपक्व होने तथा अंदर बीजांडों के निषेचित होने के बाद अंडाशय भित्ति रूपांतरण से बनने वाली क्या होती है, संरचना होती है, बोले तो स्ट्रक्चर होती है। अगला परिभ्रूणपोष में यह बढ़ते हुए भ्रूणपोष तथा भ्रूण की सुरक्षा करता है। और जो हमारा फलभित्ति होता है यह बीजों की सुरक्षा तथा उनके विकिरण इत्यादि में क्या करती है, हेल्प करती है। और यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला अंतर है, आप लोग तैयार कर लेना। अभी तक हम लोग तीन पढ़े हैं, कौन कौन बेटा ध्यान देना। सबसे पहला परागण निषेचन में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा भ्रूणकोश भ्रूणपोष में अंतर पढ़े हैं। और जो तीसरा पढ़े परिभ्रूणपोष और फल भित्ति में अंतर। और 100% बोर्ड में ये सब रिपीटेड होते हैं। अगला है बेटा अंडाणु जनन। क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो हमारा है अंडाणु जनन तथा शुक्राणु जनन में अंतर। क्या है यहाँ पे भैया, अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन में अंतर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई ना देख लेते हैं बेटा, अंडाणु जनन क्या होता है, शुक्राणु जनन। और ये आपके चैप्टर सेकंड से बने प्रश्न है, जो मानव जनन है वहां से ये बना हुआ प्रश्न, बहुत प्यारा प्रश्न है। जनन उपकला से जननी कोशिकाएं प्राप्त होती हैं और यह क्रिया अंडाशय में होती है। शुक्राणु जनन में तो जनन उपकला से ही जनक कोशिकाएं प्राप्त होती हैं और यह क्रिया वृषण में होती है। ये जो क्रिया होती है ये अंडाशय में, ये क्रिया वृषण में। अच्छा, यही पे एक प्रश्न पूछे, तो जो अंडाशय होता है वो मादा का प्राथमिक जनन अंग होता है और पुरुष में यानी कि हमारे किसी लड़के में या नर में वृषण प्राथमिक जनन अंग होता है। ये बात ध्यान देना। अंडाशय संपूर्ण प्रक्रिया में तीन प्रमुख प्रावस्थाएं पाई जाती हैं, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था तथा परिपक्व प्रावस्था। और अंत में अंडाणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। वहीं पे शुक्राणु जनन समान रूप से तीन प्रावस्थाएं ही पाई जाती हैं और अंत में शुक्राणु का निर्माण होता है। इसमें भी तीन अवस्था, इसमें भी तीन अवस्था। कौन कौन सी अवस्था, गुणन, वृद्धि, परिपक्व प्रावस्था, बाद में अंडाणु बन जाता है। इसमें भी गुणन, वृद्धि, परिपक्व, बाद में शुक्राणु बन जाता है। क्लियर है ना, एक बार बोले क्लियर है ना, माफी चाहते हैं। अगला देखिएगा, गुणन प्रावस्था में समसूत्री विभाजन होते हैं और अंड जनन कोशिकाओं का क्या निर्माण होता है। और जो शुक्राणु जनन होते हैं इसमें गुणन प्रावस्था में समसूत्री विभाजन ही होते हैं किंतु शुक्राणु जनन जन कोशिकाएं बनती हैं इसमें। क्लियर है।
अगला पॉइंट में अंडाणुजन में परिपक्व प्रावस्था में एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके दो विभाजन हॉस विभाजन समसूत्रण में काफी अंतराल होता है, और वहीं जो शुक्राणु जनन में क्या होता है, जो परिपक्व प्रावस्था में संपूर्ण अर्धसूत्री विभाजन होता है, किंतु दोनों भागों में अंतराल नहीं होता। अगला शुक्राणु अंडाणुजन में क्या लिखेंगे, एक ही मादा युग्मक बनता है, इसे अंडाणु कहते हैं। अन्य कोशिकाएं ध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं, और शुक्राणु जन्म में एकमात्र कोशिकाएं चार नर युग्मक का क्या करती है, निर्माण करती हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर बेटा, बोर्ड में रिपीटेड अंतर है, आप तैयार करके जाना। विदलन और समसूत्री विभाजन में अंतर बताइए। ये पेपरवा में आपका आता है, ये पेपरवा में आपका आता है, हर साल आता है, रिपीटेड है। बोर्ड में अगर आएगा बड़ा छाप देना, बोर्ड में अगर आएगा तो छाप देना। क्या छाप देंगे, एक तरफ विदलन लिख लो भैया, एक तरफ समसूत्री विभाजन लिख लीजिए। एक तरफ विदलन लिख लीजिए, दूसरी तरफ बेटा समसूत्री विभाजन लिख लीजिए। विदलन में क्या होता है, युग्मनज जाइगोट में होने वाली क्रिया जो होती है विदलन कहलाती है। सामान्य कायिक कोशिकाओं में होने वाली क्रिया समसूत्री विभाजन कहलाती है। यहाँ काफी कम समय में होती, मतलब यह काफी कम समय में होती है, केवल डीएनए का ही संश्लेषण होता है, अन्य कोई नहीं विदलन में। वहीं में समसूत्री विभाजन में अंतरावस्था लंबी क्रिया होती है, जिसमें संश्लेषणात्मक क्रिया भी होती, मतलब संश्लेषण की इसमें क्रिया होती है। विदलन में अंतर अवस्था में इस प्रकार कोशिकाएं वृद्धि नहीं होती हैं, और वहीं पे समसूत्री में कोशिकाएं वृद्धि होती है तथा संख्या के साथ कोशिकाओं के परिमाप में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। अगला पॉइंट में परिवर्धित होते भ्रूण के परिमाप में कोई वृद्धि नहीं होती, और इससे बनने वाली संरचना के परिमाप में क्या होती है, वृद्धि होती, किसमें, समसूत्री विभाजन में। ये रहा आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट वाले अंतर चैप्टर 1 से लेकर 2 तक, यानी कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन और मानव जनन, बहुत इंपॉर्टेंट वाले अंतर हैं। इन अंतरों को तैयार कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है, जाइए टेलीग्राम चैनल SKM स्टडीज डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।